हमारी फर्म्स में ये दिक्कत आ रही है कि जहाँ पे जो फाउंडर बैठा है, जो पार्टनर बैठा है, उसको ये लगता है कि मैं हूँ, मेरे बिना फर्म नहीं चल सकती। सर मैंने सेमिनार स्टैंड कर लिए, वर्कशॉप स्टैंड कर ली, इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, बट क्लाइंट कहाँ से लेके आऊँ? तो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी, वो आज के डेट में मेरी टोटल प्रैक्टिस ये रहेगा सिर्फ 10% है वो, कि 5 वर्टिकल शुरू किए 3 महीने में, 4 फ्लॉप हो गए, 1 क्लिक कर गया। एक होती है रेड ओशन स्ट्रेटेजी कि जहाँ पे मारो मार है, जहाँ पे 99% दुनिया घुसी है। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी कौन सी है? ओशन स्ट्रेटेजी कि जहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सेशन बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिकोड हाउ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बिल्ड हिज सीए प्रैक्टिस इन 8 फिगर्स, या जिनकी ऑलरेडी 8 फिगर्स में है, हाउ टू रीच एट 9 फिगर्स। हमारे बीच में है सीए नितिन बांसल जी। नितिन बांसल जी जो ऑलरेडी अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू अमेजोन, वॉलमार्ट, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इमामी, सोनालिका, टाटा स्टील, PVR सिनेमास, पतंजलि, लिबर्टी, ट्राइडेंट एंड सो ऑन। तो आइए वेलकम करते हैं सीए नितिन बांसल जी का। वेलकम यू सर। थैंक यू मोहित भाई, थैंक यू सो मच। सर जो आप प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको शॉर्ट एंड क्रिस्पी वे में बताना हो तो। मोहित भाई, मेरा प्रैक्टिस करने का नज़रिया हमेशा इवॉल्व होता रहा है। मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फिक्सेटेड नहीं रहा हूँ। अगर आप आज की बात करेंगे तो मेरा जो फोकस है मेजरली आज की डेट में वो है प्रैक्टिस का, ईडी की प्रैक्टिस का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्रैक्टिस का, आईबीसी की प्रैक्टिस का, सब्सिडीज की प्रैक्टिस का, वेल्थ मैनेजमेंट की प्रैक्टिस का। और फिलहाल अभी 2 नए वेंचर शुरू कर रहे हैं हम, एक एनआरआई सर्विसेज के ऊपर और एक इंटरनेशनल वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर। निपन जी, टुडे मैनी सीएस, चाहे फ्रेशर हो चाहे एग्जिस्टिंग फर्म से हो, 10 साल पुराने हो चाहे 15 साल से, इस टाइम जो इशू फेस कर रहे हैं कि उनकी सीए फर्म की ग्रोथ या तो एकदम रुक गई है, स्टेगनेंट है, या ग्रो नहीं कर रही। उसका सबसे मेन रीजन क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मोहित भाई। मेरा मानना क्या है कि ये एक ग्रोथ माइंडसेट का क्वेश्चन है। मैंने कहीं पे सुना था कि कई बार ना एक जो फर्म होती है, कोई एंटरप्राइज होती है, जो उसका फाउंडर होता है ना, वही उसका बॉटलनेक बन जाता है ग्रोथ के अंदर। लोग ये अब धारणा है कि एक फाउंडर कैसे एक बॉटलनेक बन सकता है। किसी एक जनरेशन ने बिजनेस शुरू किया, दूसरी जनरेशन आई, तीसरी जनरेशन आई, तीसरी जनरेशन को लगता है कि उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट उस बिजनेस में कोई नहीं है। जो उनकी टीम है उसकी सजेशंस को ना सुनना, उसको इनकॉर्पोरेट ना करना, एक मेंटर ब्लॉक लगा लेना, हमेशा यही सोचना कि मैं ही ठीक हूँ। हमारी जो सीए प्रैक्टिसेस हैं इंडिया में आज की डेट में, अगर हम देखा जाए, जितने मैंने स्टैट्स देखे हैं, तकरीबन 90,000 से 1 लाख सीए फर्म्स हैं इंडिया में। उसमें से मुश्किल से 400 साढ़े 400 फर्म्स जो हैं, जो 10 से ज़्यादा पार्टनर्स जिनके इन्वॉल्व हैं फुल टाइम, और उनका एवरेज रेवेन्यू वुड नॉट बी मोर देन 5 या 10 करोड़ रुपए। और आप कंपेयर करोगे ग्लोबल फर्म्स को, जो बिग 4 हम बिग 5 कहते हैं, मैं भी डिलाइट का स्टैक देखता है, $67 बिलियन की उसकी रेवेन्यू है। इंडिया का रेवेन्यू 10,000 करोड़ से ऊपर है। और इंडिया में तकरीबन 20, 25, 30 फर्म्स ऐसी हैं जो 200 से 500 करोड़ के रेवेन्यू में है। और 90% फर्म्स कौन सी हैं? प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, जिनका रेवेन्यू इज अराउंड 40 lakhs to 1 करोड़। ये जो 90% फर्म्स हैं, ये 40 लाख से 1 करोड़ के माइंडसेट में फंसी हुई है। 1 करोड़ से एक्सीड ही नहीं कर पा रही है। उसका रीजन क्या है? जो फाउंडर का एक बॉटलनेक है ना ग्रो करने के लिए, वो उसको ग्रो नहीं करने दे रहा। वो नए आइडियाज इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा। वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स पे बैठा है, वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में बैठा है। उसको क्या है कि ईडी ऑडिट में काम में है, जीएसटी काम में, इनकम टैक्स काम में। उन्होंने नया एरिया एक्सप्लोर ही नहीं किया। उन्होंने, उनके पास जो ब्राइट चार्टर्ड अकाउंटेंट या स्टाफ हैं, वो कहते हैं सर कि हमारे को एरिया शुरू करना चाहिए। वो उस पर सोचते हैं कि नहीं, ये तो एक एरिया हमारे लिए नहीं है। अल्टीमेटली उसको कोई बिग 4 कर रही है, कोई बड़ी फर्म कर रही है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज की डेट में नॉर्मल एक ऑडिट है 50,000 1 लाख की फीस का होगा। अगर आज आप एक आईबीसी का केस करते हो तो महीने की फीस ही शायद उस असाइनमेंट की 3 लाख रुपए की होगी। अगर आप कोई एक सब्सिडीज का केस कर रहे हो तो उसकी एक नॉर्मल फीस जो है तकरीबन 5 लाख से शुरू होगी। अगर आप कोई वेल्थ मैनेजमेंट का केस कर रहे हो, उसकी फीस लाख रुपए में है। अगर आप कोई ईडी का केस हैंडल कर रहे हो, आरबीआई का केस कंपाउंडिंग हैंडल कर रहे हो, उसकी फीस 10 लाख से शुरू हो सकती है उसके अंदर। सो सबसे बड़ा चैलेंज आज में जो सीए फर्म्स में आ रहा है कि हम लोग ग्रो तो करना चाह रहे हैं, पर हमारा माइंडसेट उसके साथ अट्यून नहीं है। हम लोग खुद ही बॉटलनेक बने हुए हैं। एक आपने सुना होगा फ्रेज, क्या कहते हैं कि वर्किंग ऑन प्रैक्टिस एंड वर्किंग इन प्रैक्टिस, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
क्या हमें प्रैक्टिस के ऊपर काम करना है कि प्रैक्टिस के अंदर काम करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ओनर और बॉस के बीच में क्या फर्क है? एक बॉस वो है जो कहता है मैं ही ठीक हूँ, जो मैंने कह दिया वही चीज है। एक ओनर है, वो कहता है कि मेरी टीम जो है मुझे रन करने देना, उनको ऑपरेशंस, मेरे को सिर्फ एक टेक्निकल एडवांटेज लेके आना है, मेरे को एक रीजनिंग लेके आनी है कि मैं इस फर्म को कैसे ग्रो कर सकता हूँ। मैं पीछे 2 साल पहले एक बार IIM अहमदाबाद पढ़ने गया मैं, तो मुझे सभी 50 लोगों की क्लास थी, पूरे इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए हुए थे और लॉयर्स आए हुए थे। तो मेरे से सवाल पूछा गया कि आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो मैंने प्रोफेसर को बोला कि सर मैं इस करके आया हूँ, मेरी टीम कहती कि मुझे, हमारे को आपकी जरूरत नहीं है ऑफिस में, कि आप जाइए पढ़ के आइए, कोई नई चीजें सीख के आइए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो सभी मेरे को सुन के हंसने लगे क्लास में, प्रोफेसर भी हंसने लगे। मैं कहा सीरियसली सर, मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपनी टीम के लिए डिस्पेंसेबल हूँ, उनको मेरी जरूरत ही नहीं है। हमारी फर्म्स में ये दिक्कत आ रही है कि जहां पे जो फाउंडर बैठा है, जो पार्टनर बैठा है, उसको ये लगता है कि मैं ही मैं हूँ, मेरे बिना फर्म नहीं चल सकती। जिसकी ये सोच बन गई, धारणा बन गई, वो फर्म ग्रो नहीं कर सकती। आपको ग्रो करने के लिए अपने आप को ऑपरेशन से रिमूव करना पड़ेगा, आपको एक रीजनिंग लेके आनी पड़ेगी, आपको नए सर्विसेज के आइडियाज लेके आने पड़ेगा और उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और जो लोग आपके साथ उस फर्म में हैं, उनको उस प्रैक्टिस एरियाज को ग्रो करने देना पड़ेगा। तो निपन जी, आपने आज तक अपनी जो हाईएस्ट प्रोफेशनल फीस चार्ज की है, क्या हमें बताएंगे? मोहित भाई, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया पे शेक ही लगेगी या एक प्रोफेशनल नहीं लगता। बट मैं आपसे पर्सनल 2-3 एग्जांपल शेयर कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, जो मेरे को चीजें मेरे ग्रोथ में रही हैं उसका। 2006 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की, तो मेरे जो फादर साहब थे, उन्होंने फर्म फाउंड की थी हमारी। तो उन्होंने डे 1 पे मुझे बोला कि बेटा आपने फर्म ज्वाइन कर ली, बट आप, मैं आपको सक्सेस तब गिनूंगा जब आप अपने हिसाब से रेवेन्यू लेके आना शुरू करेंगे फर्म में, अपने बलबूते पे। तो पर्सनली अगर मैं बताऊं, 2006 से लेके 2007 2008 में आप मानेंगे मैं 1 रुपया भी ऐड नहीं कर पाया अपनी फर्म के अंदर। पूरे 3 साल में मैं CA बनने के बाद अपनी फर्म में 1 रुपया भी ऐड नहीं कर पाया। तो बड़ा मैं डिसहार्टेंड हुआ, बड़ा मैं डिसमोटिवेटेड हुआ, बड़ा मेरे को ये लगा कि मैं CA बन गया। मैं सोच रहा था कि बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ा हूँ, CA कर लिया तो मैं तो सेट हो गया लाइफ में। पर जब मैंने खुद देखा कि 3 साल में एक चवन्नी भी नहीं कमा पाया, तो मुझे वो चीज़ वो हिट की। चलो, कहीं पे मैं कुछ पढ़ रहा था किसी इकोनॉमिक टाइम्स में, तो मेरे को एक चेन्नई की कंपनी का लिंक मिला। मैंने उनसे बात की, तो उनसे मैं फ्लाइट लेके अपने फादर से 20,000 रुपये बोरो करके मैं उनसे मिलने चला गया। बड़ी मुश्किल से मैंने 20,000 रुपये बोरो किए अपने फादर से, मुझे मेरा ज़मीन नहीं मान रहा था। मैं उनसे मिलने गया, एक दिन चेन्नई रुका, अगले दिन फ्लाइट लेके आया, उनके साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया। आप मानेंगे 2009 में मेरे 4 साल की मैंने सारी भरपाई कर दी कि एक ही साल के अंदर, और वो मेरे लिए एक चेंजिंग ईयर था। अगर आप 2026 की बात करें, तो पिछले 4-5 सालों में कई प्रैक्टिस एरिया हमने ऐड किए। जैसे आपसे मैंने बात की, IBC का प्रैक्टिस एरिया हो गया, ED का प्रैक्टिस एरिया हो गया, सब्सिडीज का हो गया, फाइनेंसिंग का हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट का हो गया, ई-कॉम एडवाइजरी का हो गया। अब एक ऐसे किस्सा हुआ, एक हमारे क्लाइंट हैं बहुत पुराने, 40 साल पुराने, हमारे से इनकम टैक्स रिटर्न्स भरवाते हैं। वो हमारे को साल का 1,500 रुपये फीस देते हैं शुरू से ही। हमने आज तक उनके साथ कभी नेगोशिएट नहीं किया, क्योंकि 40 साल पुराने क्लाइंट है, डे 1 से हमारे पास। एक फाइन डे मेरे पास आए, कहते निपन जी एक हमारे को नोन है, उनका एक ED का केस लग गया हुआ और वो चाह रहे हैं कि हम आपसे केस डिस्कस कर लें। तो मैंने केस समझा, मैंने कहा सर ये केस हो जाएगा आपका। मुझे 2 दिन के बाद, जिनका वो ED का केस था, वो NRI थे कनाडा में, बहुत बड़े NRI, उनका मुझे व्हाट्सएप कॉल आ गई कि मिस्टर बंसल, मेरा एक ही मैटर आप देख पाओगे? तो मैंने कहा बिल्कुल देख पाऊंगा। कहते मेरी एक ही शर्त है आपसे कि आप मेरे से पावर अटर्नी ले लीजिए और एक बार आप ED ऑफिस जाइए मेरे केस के लिए, देख के आइए केस में है क्या। तो मैं पावर अटर्नी बनी, एग्जीक्यूट की, और मैं ED के ऑफिस चला गया केस के लिए। मैंने शाम को आगे उनको रिपोर्ट दी कि सर ऐसे ऐसे केस है, टेक्निकल केस है, और ED ने जो कैलकुलेशन की है इसमें पेनल्टी बढ़ेगी आपको। तो वो कहते कि आप मेरा केस लड़ोगे? मैंने कहा बिल्कुल लड़ूंगा। मैंने कहा मेरी भी एक शर्त है। मैंने कहा जी जितनी पेनल्टी बचेगी आपकी, उसका मैं X% जो आपसे 50% आपसे फीस लूंगा। कहते डन हो गया। कहते मैं तभी फीस दूंगा जब जितनी पेनल्टी आप कह रहे हो, उस पेनल्टी में आप जितनी सेविंग करोगे उसमें फीस दूंगा आपको। आप मानेंगे कि वो केस जो था, कोविड के दौरान वो केस मैं कर रहा था, और उस केस को मैं RBI के कंपाउंडिंग सेल में ले गया, क्योंकि ED ने पेनल्टी लगा दी।
मैं आरबीआई कंपाउंडिंग सेल बॉम्बे में केस ले गया। कोविड के दौरान अप्रैल 2020 में आरबीआई के जो चीफ जनरल मैनेजर थे बॉम्बे में कंपाउंडिंग सेल के, उन्होंने मुझे वो ऑर्डर ईमेल पे भेज दिया अपने घर बैठे हुए। आरबीआई का ऑफिस जो था बंद था कोविड के दौरान। जितनी पेनल्टी जो ईडी ने लगाई थी उसकी 10% पेनल्टी लगी। तो मेरी वो फीस जितनी हमने डिस्कस की थी वो आनी थी, वो फीस आ गई। तो ये जो एनआरआई क्लाइंट थे बहुत खुश हुए, कहते हैं मिस्टर बंसल आप कनाडा कब आ रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं अभी जून में मैंने कनाडा आना है। कहते हैं आप जिस दिन कनाडा पहुंचेंगे आप मुझे रिंग करेंगे और जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे मैं आपको लेने आऊँगा। मोहित भाई ऐसा ही हुआ, मैं कनाडा गया अपने काम के लिए। मैं वैंकूवर गया, वैंकूवर के पास एक छोटा सा एयरपोर्ट है एबट्सफोर्ड, मैं वहाँ पे लैंड किया, मुझे लेने के लिए आ गए। कहते पहले तो मिस्टर बंसल थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया आपके साथ काम करके। कहते मुझे आपके साथ मैंने अभी किसी मीटिंग करवानी है आपके साथ, किसी के साथ। मुझे वो अपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मीटिंग करवाने लगे वैंकूवर में। वो जो सीए फर्म है वो वैंकूवर की काफ़ी बड़ी सीए फर्म है। वो कहते हैं हम लोग ना इंडिया में ऑपरेशन सेटअप करना चाहते हैं, हमारे को कोई हम किसी बॉम्बे की फर्म से काम करें, मज़ा नहीं आ रहा हमारे को, डिलीवरी नहीं है। तो उन्होंने कहा आप काम करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा काम। आज मोहित भाई उस काम को करते को हमारे को 4 साल हो गए और मेरे ख्याल से 8 फिगर्स में प्रैक्टिस है उसकी पिछले 4 साल से। और उसमें अगर हमारे पास 450 क्लाइंट है, हमारे को लगता है कि कम से कम हम उसके अंदर 3-4 हज़ार क्लाइंट और ऐड कर सकते हैं और उसकी हमने डेडिकेटेड टीम बना ली इंडिया में। ऐसी अगर बात करूं तो आईबीसी की प्रैक्टिस है, उसमें अगर आप लिक्विडेशन के केस में आप डील करते हो तो अगर ऑक्शन में है केस, मेरे ख्याल से मिनिमम अगर अच्छा केस है 30-40 करोड़ का, तो 1 करोड़ की फीस कहीं नहीं गई उसके अंदर। तो गॉड हैज बीन काइंड। शुरू से कोशिश ये है कि कुछ यूजुअल से बाहर निकल के काम करें। तो ये 2-3 मेरे लाइफ में एग्जांपल्स हुए हैं जहाँ पे हमने फिगर्स को ट्रांसलेट किया है, ई कॉम की प्रैक्टिस शुरू की। उसमें जितने ही अमेजोन्स हैं, वॉलमार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनके सारे सेलर्स को सर्विसेज चाहिए, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक ठीक प्रैक्टिस एरिया है। तो कहने का इन शॉर्ट क्या है कि अगर कोई प्रोफेशनल सही मामले में ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से बाहर निकलना चाहे, बहुत स्कोप है। दुनिया आपसे चाहती है कि आप ये सर्विस रेंडर करो। अब आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो कि नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। सर जैसा अभी आपने बोला कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को छोड़ के आगे आना ही पड़ेगा, तो अब थोड़ा हम प्रैक्टिकल बात करें। हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल टैक्सेशन की, फॉरेन अकाउंटिंग की। अगर आज किसी को फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम रा ये फील्ड्स स्टार्ट करनी हो, अपने विंग्स में ऐड करनी हो, तो कैसे करेंगे सर? मोहित भाई सबसे पहले सबसे पहले अपने घर से, अपने ऑफिस से आपको निकलना पड़ेगा। आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको जो हाई एंड की पेड वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स हैं, वो अटेंड करने पड़ेंगे आपको। क्योंकि वहीं पे आपको वो नॉलेज मिलेगी, आपको आपके इकोसिस्टम के लोग मिलेंगे। आप जब उनसे मिलोगे, आप उनसे 4 चीजें सीखोगे उनके साथ और उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहोगे आप। हमारे प्रोफेशन में क्या है, जो 99% सीए फर्म्स हैं वो आज की डेट पे भी ऑडिट पे, इनकम टैक्स और जीएसटी पे फोकस कर रही हैं। और आपको भी और मेरे को भी पता है कि ऑडिट में जो ऑटोमेशन आ रही है एआई में, वो नेक्स्ट लेवल आ रही है। इनकम टैक्स में अब ऑनलाइन स्क्रूटनीज हैं सारी। जीएसटी में जो कंप्लायंस वर्क है, 99% सीए फर्म्स कंप्लायंस ही कर रही हैं। आप देखेंगे जीएसटी का जो वैल्यू एडेड वर्क है, नेक्स्ट लेवल लिटिगेशन का वर्क बहुत कम फर्म्स कर रही हैं। तो अगर 99% फर्म 3 एरियाज में फोकस्ड हैं, तो जो 1% फर्म्स रहेगी आज की डेट में, वो बेसिकली जो है टॉप एंड वर्क कर रही है, नीश वर्क। जैसे आपके ये फोरेंसिक्स हैं, आपके ये अपना ईएसजी एडवाइजरी है, आपका ये वेल्थ मैनेजमेंट है, आपका ये आईबीसी वर्क है, आपका ये सब्सिडीज वर्क है। तो ये जो फोकस वाले एरियाज हैं, इसको कोई भी नहीं कर रहा। 99% फर्म्स को पता ही नहीं ये चीज क्या है। और जो 1% फर्म्स कर रही हैं वो इसके ऊपर थ्राइव कर रही हैं। और वही फर्म्स बड़ी हो रही हैं, वो 10-10, 20-20, 50+ पार्टनर्स की फर्म हो रही हैं और वो बाकी फर्म्स का बिजनेस लेके जा रही हैं। एक छोटा क्लाइंट किसी सीए फर्म में, प्रोप्राइटरशिप फर्म में, 2 पार्टनर की फर्म में बड़ा होता है, वो 1 करोड़ से 500 करोड़ पे जाता है। और जब वो 500 करोड़ की लिस्टिंग की बात आती है, तो उसको मर्चेंट बैंकर कहता है सर आपकी फर्म का साथ यहीं तक था, अब आपको बिग 4 के साथ आपको एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की। और वो आपका क्लाइंट जो 5 लाख रुपीस फेस करता था आपको पे, वो जाके 25 लाख रुपए पे करता है वो।
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी, आपको कैपेबिलिटीज बड़ी करनी पड़ेंगी, आपको टीम स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी पड़ेगी, आपको नए नए वर्टिकल्स जो हैं आपको खोलने पड़ेंगे, उसमें पीपल आपको डिप्लॉय करने पड़ेंगे, आपको आज की डेट में ऑटोमेशन इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, आपको आज की डेट में एआई इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी अपनी कंपनी में। आपको आज की बात बताता हूँ एग्जाम्पल। आज हमारे पंजाब में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 की अनाउंस हुई। सो मेरे पार्टनर वहां पे थे जहाँ पे अनाउंसमेंट हुई। आप मानेंगे 10 मिनट के अंदर उसके हमने पॉलिसी का एक स्नैपशॉट बना के 2000 लोगों को भेज दिया थ्रू यूज ऑफ एआई, जिस चीज को हमारे को नॉर्मली 2 या 3 दिन लगते थे। तो बेसिकली आज के डेट में क्या है, जो मेन चीज है कि आज के डेट में आपको अपना माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। सर मैंने सेमिनार अटेंड कर लिए, वर्कशॉप अटेंड कर ली, इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, बट क्लाइंट कहाँ से लेके आऊँ? मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके भी क्लाइंटेल है जो लोग इंटरनेशनल जाना चाहते हैं, राइट, जो इंडिया से बाहर ऑपरेशन एक्सपैंड करना चाहते हैं, और ऐसी भी दुनिया जो इंडिया से बाहर बैठी जो इंडिया में एंटर करना चाहती है। अब इसमें क्वेश्चन आता है फेमा का भी, इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी है। लेट्स से आपने एक आर्टिकल बनाया, रिसर्च आर्टिकल बनाया, आपका इंटरेस्ट है, पैशन एरिया आपका, फेमा भी है, इंटरनेशनल टैक्सेशन भी है, सो मेनी अदर थिंग्स, राइट। आपने रिसर्च बनाई, आपने उसको लिंक्डइन में पोस्ट कर दिया, उसको आपने अपने क्लाइंट्स को ईमेल कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, आपने ABCD चीजें की उसके अंदर। आपको उसके अंदर से 2 या 3 क्वेरीज निकल के आई, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट में से ही कोई यूरोप में या US में सेटअप करना चाहता है कंपनी, सब्सिडरी बेचना चाहता है। उसी में से आपके क्लाइंट में से निकल के आए, आपके कोई फ्रेंड सर्कल से निकल आया कि उनके बाहर के जो पार्टनर्स हैं वो इंडिया में सेटअप करना चाहते हैं। सिंस आपको नॉलेज थी, आपने इसका वर्किंग एक्सपीरियंस था, आपने उनको हेल्प कर दी, और लेट्स से आपको इस काम की आपको एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल फीस मिल गई। अब लोग गलती क्या करते हैं, एक असाइनमेंट खत्म करके सोचते हैं यहीं पे विराम लग गया, उसको यहीं पे स्टॉप लग गया। और जो 1% लोग हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मैंने एक इनिशिएटिव लिया, मुझे एक रीजनेबल फीस मिली और एक सेटिस्फेक्शन मिली कि मैंने कुछ हट के काम किया। वो क्या करते हैं, इसके अंदर और डीपर घुसते हैं इसके अंदर, और इसको सोचते हैं मैं प्रैक्टिस एरिया डेवलप करूंगा, और इसी के ऊपर क्या करते हैं, वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, रिसर्च बनाते हैं, एक इंडस्ट्री बॉडी में जाते हैं। लेट्स से आप इंडो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए, इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए कि मैं ऐसे ऐसे ये काम करता हूँ, और जो कंपनीज US में या फ्रांस में सेटअप करना चाहती हैं, वहां की कंपनीज इंडिया में सेटअप करें, उनको हेल्प करूंगा। आप मान के चलिए कि ऐसी फील्ड में गिनती के पूरे इंडिया में सिर्फ 300-400 लोग हैं जो इस काम में कर रहे हैं, और कोई किसी की बिलिंग शुरू होती है 10 लाख से, किसी की 15 लाख से, 20 लाख से। मैं ही कई लोगों को जानता हूँ जिनकी एक एवरेज बिलिंग इस काम के अंदर 25-25 लाख रुपए की है, और जिनके पास फुर्सत ही नहीं बाकी काम देखने के लिए, और जो इसी के अंदर ही इतने एब्जॉर्ब्ड हैं कि उनको काम चल के आ रहा है, उनको क्लाइंट्स रोकने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं, जो क्लाइंट 5-7 लाख आता है कि नहीं सर मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, आई एम ऑलरेडी वर्क। एक तो एग्जाम्पल ये होगी। दूसरी चीज, हमारी इंडियन गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है इंडस्ट्री को इंडिया में लगने के लिए, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, राइट, क्योंकि चाइनीज सब्स्टिट्यूशन करना है। तो गवर्नमेंट ने पीछे स्कीम निकाली PLI ऑन मैनमेड फैब्रिक्स। अब हम पंजाब में बैठे हैं, यहाँ तो सारे टेक्सटाइल्स का हब है, गुजरात और पंजाब वन ऑफ द मेन सेक्टर्स है, मध्य प्रदेश है। आप मान के चलें कि यहाँ से पंजाब में भी अवेयरनेस ही नहीं है। अब पॉलिसी आपके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, आपको पता चल गया, आपने क्या किया, आपने उसका एक 3-4 पेज का एक पिच डेक बनाया, प्रेजेंटेशन बनाई, और अपनी इंडस्ट्री बॉडी में उसको सर्कुलेट कर दिया। आपको ये 2 या 3 बड़े प्लेयर्स का कॉल आ गया कि मोहित भाई हम इसके अंदर स्कीम में जाना चाहते हैं पर हमारे को नॉलेज नहीं है। आपने क्या किया, आपने वेबसाइट स्टडी की, स्कीम स्टडी की, उसके जो नॉलेज पार्टनर्स हैं दिल्ली में जो उनके इन हाउस होते हैं, उनसे बात की कि आपके क्लाइंट इसमें अपना प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं। आपका जिस दिन एक भी प्रोजेक्ट क्लिक हो गया, आपको एक पूरे प्रैक्टिस की जितनी फीस एक असाइनमेंट मिल गई आपको। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने उसको कैसे डेवलप करना है। क्या होगा जब आपने एक ऐसा केस कर लिया ना, आपको क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्लाइंट उस रेफरेंस से चल के आएंगे कि मोहित जी ने उनका काम किया था, आप उनके पास चले जाओ, क्योंकि इस फील्ड के अंदर कोई और है ही नहीं है। इसको हम कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। एक होती है रेड ओशन स्ट्रेटेजी कि जहाँ पे मारो मार है, जहाँ पे 99% दुनिया घुसी है। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी कौन सी है? ओशन स्ट्रेटेजी कि जहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है, जहाँ पे कोई फर्म ही नहीं है, आप उस एरिया में घुसे से ESG है, जहाँ पे सारा आजकल एनवायरमेंटल इसका कार्बन क्रेडिट्स का है। अभी मैं पीछे कॉन्फ्रेंस में बॉम्बे में, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हो रखा है, तो मैं वहाँ पे किसी लॉ फर्म को मिला, उन्होंने 10 साल पहले एक AI के ऊपर उन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ, 10 साल पहले, और वो फर्म आज के में सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लॉ फर्म है इंडिया में। तो पॉइंट क्या है,
हमारे को स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है कि क्लाइंट को हमारे को ढूंढने का जरूरत ना पड़े, क्लाइंट आपके पास चल के आए कि मोहित जी आप इस काम को करते हैं, हमने आपसे काम करवाना और आप अपनी मन मर्जी की फीस चार्ज कर पाओ उनको। नितिन जी, ये तो बात होगी इंडिया की लोकल लेवल की। इन केस मैं ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेट्स से फॉरेन अकाउंटिंग या इंटरनेशनल टैक्सेशन या कुछ भी, उसको मैं एज ए स्क्रैच फ्रॉम रॉ कैसे स्टार्ट करूँ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मोहित भाई आपका। आप देखेंगे अभी इंडिया में जितने भी सीएस बन रहे हैं, लेट्स से 20 या 30 या सीएस बन रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं आज की डेट में? वो ज़्यादा जा रहे हैं जीडीएस में, ग्लोबल डिलीवरी सर्विस में, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी। इन लोगों ने, इन फर्म्स ने क्या किया है, जो इनकी अब्रॉड में क्लाइंटेल है, यूरोप में है, यूएस में है, इनको ये इंडिया में जीसीसी सेटअप करके सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, इंडियन स्टाफ हायर कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि एक तो कॉस्ट का डिफरेंशियल है। अब बात आती है बिग फोर फर्म्स हैं, और बात एक आती है छोटी फर्म्स हैं जो इस बिजनेस को करना चाह रही हैं। प्रैक्टिकल लेवल बात करूं कि मैंने आपसे शेयर किया था कैसे हुआ। मैंने जैसे एक ईडी के केस से एक फर्म के साथ टाइप हुआ, आज उनके 400 450 क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, दिखता है कि 3-4 क्लाइंट में जा सकते हैं। आज की डेट में अगर आपने भी इस बिजनेस शुरू करना, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहले तो आपको इंडिया से एक इंटरनेशनल टिकट बुक करानी पड़ेगी, एक अच्छी अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंस की, जो यूएस में हो रही है, यूरोप में हो रही है, सिंगापुर में हो रही है, दुबई में हो रही है, हांगकांग में हो रही है। आपको जाके वहाँ पे फेलो चार्ट अकाउंट से मिलना पड़ेगा, नंबर 1। क्योंकि जब आप मिलोगे, आप बताओगे कि आप इंडिया में ऑडिटिंग देखते हो, अकाउंटिंग देखते हो, जीएसटी देखते हो, इनकम टैक्स देखते हो, तो वो फर्म जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनको इंडिया में यही सर्विसेज चाहिए, पेरोल चाहिए। सर यही तो दिक्कत है ना, पहले इन्वेस्टमेंट कौन करे? यही हमारे को डीएनए चेंज करना पड़ेगा। मैं अगर एक लाफेबल एक चीज पे डिस्कस करना चाहूँ आपको, मेरा मानना क्या है, जो सीएस है ना, या लॉयर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, हम लोगों को ना इनकमिंग नहीं पसंद है, हम लोगों को आउटगोइंग नहीं पसंद। हम चाहते हैं कि पहले पैसे कमा ले फिर पैसे खर्चे। वर्ल्ड ऐसे बिहेव नहीं करता, आपको पहले पैसे खर्चने पड़ेंगे फिर पैसे आएंगे। सेकंड, आपका उसी क्वेश्चन पे कैरी करते हो कि आप इंडस्ट्री प्रैक्टिस कैसे बिल्डअप कर सकते हो। एक तो मैंने तरीका बताया कि आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा, ऑफिस से ट्रेवल करना पड़ेगा, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको अपने प्रोफाइल्स रेडी होने चाहिए, प्रेजेंटेशंस रेडी होनी चाहिए, डेक रेडी होना चाहिए, पिच डेक, ताकि जब आपसे कोई इमीडिएटली मांगे आप उसको दे पाओ, नंबर 1। नंबर 2, आज के डेट में क्या है, जो 5 नेटवर्क्स की हम बात कर रहे हैं, 6 नेटवर्क्स की डिलॉयट है, इसके अलावा भी 20, 25, 30 और नेटवर्क्स हैं ग्लोबली, जो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड आउट है। अब हमारी जैसी इंडियन फर्म्स क्या कर सकती हैं, इनको रीच आउट करके इस नेटवर्क के अंदर अपने आप को पिच कर सकती हैं। अब जैसे हम अपनी एग्जांपल की बात करूं, हमने 4 साल पहले एक इंटरनेशनल नेटवर्क के अंदर घुस गए हम लोग। उस नेटवर्क की हर साल 3 या 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। लास्ट ईयर भी यूरोप में थी, इस साल भी यूरोप में मैं जा रहा हूँ अभी वहाँ पे। जब आप वहाँ पे तकरीबन 100 प्रोफेशनल से मिलते हो डिफरेंट कंट्रीज की, तो वहाँ पे एक्सचेंज होती है कि मेरे को कोई सर्विस चाहिए फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में, तो मैं वो उन फर्म्स को दे देता हूँ। उनके क्लाइंट्स को वही सर्विस इंडिया में चाहिए। जब आपके पास मोहित भाई एक क्लाइंट आ गया यूरोपियन या यूएस, जिसका आप एंड टू एंड देख रहे हो, तो आपके लिए तो कॉपी पेस्ट ही करना है उस सोल्यूशन को। आपके पास एक क्लाइंट आ गया, आपको आप बताने वाले होंगे कि मैंने एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया हुआ इंडिया में फॉर एवरी कंप्लायंस। बाकी तो आपकी हिम्मत है कि एक को 20 करना है या एक को 100 करना है। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि आपने पहला क्लाइंट कैसे लेके आना। सर अब यही तो दिक्कत आ रही है, हम ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल वर्कर्स को छोड़ नहीं पा रहे। नई फील्ड में एंटर करने के लिए वी डोंट वांट कि हम कुछ इन्वेस्ट करें या टाइम निकालें या कुछ चीज़ें स्टडी करें। तो आपके हिसाब से माइंडसेट कैसा होना चाहिए टू स्टार्ट ए न्यू फील्ड एंड अपना जो ट्रेडिशनल वर्क हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसको पीछे रख के न्यू फील्ड्स में एंटर करें? ये ना आप मोहित भाई, इसको अगर हम कन्वर्सेशन को रिले करें, मैंने शुरू ही यहीं से किया था। इसको कहते हैं फाउंडर्स माइंडसेट और फाउंडर्स डिलेमा। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में ना उसका फाउंडर ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है, रोड ब्लॉक। वो ही एक रेड फ्लैग लेके खड़ा हो जाता है कि नहीं, ये जो आपका सोल्यूशन है, टीम का सोल्यूशन, ये वर्केबल नहीं। अगर फाउंडर ऐसा है तो वो फर्म ग्रो नहीं कर सकती। वो पहली बात, फर्म ने ग्रो करना है तो जो फाउंडर है ना, उसको अपने आप को ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा, उसको थिंकिंग को इवॉल्व करना पड़ेगा। अगर उसके पास कोई ऐसे आइडियाज आ रहे हैं, उसको डेवलप करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आई गिव एन एग्जांपल कि इसमें मैंने इसको डेवलप कैसे किया। मेरी टीम में कोई भी पार्टनर या कोई भी रिसोर्स कहता है कि सर हमारे को ये काम करना है, तो मैं उसको एक ही चीज कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि आप ना मुझे एक 1 पेजर इस अपॉर्चुनिटी पे बना के दे दो। 1 पेजर, ओके।
वो क्यों? उस वन पेजर में क्या आएगा, उसमें आएगा कि ये सर्विस हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसका ये बेनिफिट होगा, इसके अंदर ये रिस्क है, इसकी ये कॉस्ट है, इसके अंदर इतने रिसोर्सेज चाहिए, और अगर ये प्रैक्टिस एरिया नहीं डेवलप होता तो मैक्सिमम नुकसान हमारा ये है। अब मान के चले मैं हर महीने या हर 3 महीने में ऐसे 5-6 प्रैक्टिस एरिया शुरू करता हूँ, उसमें से कई बार 4 फ्लॉप हो जाते हैं, कई बार 5 के 5 फ्लॉप हो जाते हैं, पर एक प्रैक्टिस एरिया ऐसा निकलता है जो मेरी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को रिप्लेस कर देता है इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो जो प्रैक्टिकली मैंने अपने इम्प्लीमेंट किया है, वो क्या इम्प्लीमेंट किया है कि आज जो भी रेवेन्यू है फर्म का, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 8 फिगर से 9 फिगर में चले जाएं हम लोग विद इन 1 और 2 ईयर्स। तो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी वो आज के डेट में मेरे टोटल प्रैक्टिस एरिया का सिर्फ 10% है। जो 90% रेवेन्यू है एक्सरसाइज, इट इज फ्रॉम ऑल न्यू इमर्जिंग एरियाज। और मुझे लगता है कि जो आगे फील्ड्स आ रही हैं, जैसे सक्सेशन प्लानिंग है, ESG है, अपना वेल्थ मैनेजमेंट है, अपना SME लिस्टिंग है, अपना फोरेंसिक ऑडिट्स हैं, ये फील्ड्स जो आगे जाके इतनी बढ़नी है। सोशल मीडिया के फ्रॉड देख रहे हैं कि किसी इंडस्ट्रीज के साथ 5 करोड़ का फ्रॉड हो गया, उसमें आपको अपने फोरेंसिक्स डिप्लॉय करने हैं, आपको देखना है कि रूट कॉज क्या था, कौन कपेबल, वो कौन देखेगा? ऑफ कोर्स हम एक्सपर्ट। अगर आप उसमें सक्सेस बेस्ड फीस करते हैं तो आपका रेवेन्यू कहाँ से कहाँ चला जाएगा? तो सारी बात क्या है कि फाउंडर को अपने आप को ऑपरेशन से निकाल के अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करना पड़ेगा। निपन जी, लेट्स अज्यूम आई एम योर एम्प्लॉई, मैंने आपको 1 पेजर बना के दे दिया, आप कह रहे हैं कि आपकी फर्म कहाँ से कहाँ ग्रोगी, एज ए एम्प्लॉई मेरा क्या बेनिफिट है? अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से फेवरेट चीज़ है जो मैंने अपने 23 साल के करियर में जिसको मैंने कोशिश की है जिसको ठीक करने के लिए। मोहित भाई, मेरे ना लाइफ में कई मेंटर्स हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। जब मैं कभी भी प्रॉब्लम में होता हूँ या कभी भी मेरे को कंफ्यूजन में होता हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ। तो मेरे एक मेंटर हैं, उन्होंने मुझे एक नुस्खा दिया लाइफ का जो मैंने आज तक पकड़ के रखा हुआ। वो कहते हैं आपकी टीम में कोई होनहार कोई रिसोर्स है, चाहे वो CA है चाहे नॉन CA है, वो आपके पास कोई आइडिया लेके आए, अच्छा आइडिया, आपको भी लगता है कि वो आइडिया अच्छा है, क्लिक कर सकता है। हम गलती क्या करते हैं, हम लोग उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, उससे रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, पर हम उस रिसोर्स जो वो आइडिया लेके आया था उसके साथ शेयर नहीं करते हम लोग। उन्होंने मुझे उसका सोल्यूशन बताया। वो कहते हैं जो ऐसे होना लोग हैं ना, उनको आप वो जो प्रैक्टिस एरिया आपने डेवलप किया ना उनके कहने पे और उनकी मेहनत के बलबूते, उसमें उनको एक शेयरिंग का मैकेनिज्म दे दीजिए। वो कहते हैं आपकी सोच क्या होनी चाहिए कि आपने एक प्रैक्टिस एरिया नहीं डेवलप करना, आपने 5-6 सालों में तकरीबन 10 ऐसे प्रैक्टिस एरिया डेवलप करने जिसमें आपके पास ऐसे 10 पार्टनर्स हो डिफरेंट वर्टिकल्स में। इसको कहते हैं वर्टिकल बिल्डिंग। आपने XYZ वर्टिकल बिल्डअप करना है, आप उसमें पार्टनर कहेंगे कि आप इसमें लीड दीजिए, जो रेवेन्यू आएगा उसमें खर्चे निकाल के X% आपकी होगी। जब वो बिल्डअप होता है उस वर्टिकल को आप साइड पे हो जाइए, क्योंकि वो ऑटो मोड पे आ गया, उसको एक पार्टनर संभाल रहा है। फिर आप एक दूसरा वर्टिकल बिल्डअप कर रहे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये चीजें सीखते सीखते, मेंटोर से इवॉल्व करते करते, हिट एंड स्ट्राइक करते हो। मैंने आपसे बात की थी कि 5 वर्टिकल शुरू किए, 3 महीने में 4 फ्लॉप हो गए, 1 क्लिक कर गया। वो जो 1 क्लिक किया उसमें आपने टीम बिल्डअप की, 5 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की, 30 लोगों की, उनको टोटल फ्रीडम दी, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, शेयरिंग दी। जब वो वर्टिकल खड़ा हो गया आपने उसमें से निकाला, अब दूसरे वर्टिकल में चले। तो जो मैंने बिल्डअप किया है पिछले 23 सालों में, वो ऐसे बिल्डअप किए डिफरेंट वर्टिकल्स। और आज के में अगर मैं आपको बोलूं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं 2 चीजें ऐसी और नई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको मैं पहले सिंगल हैंडेडली बिल्डअप करूंगा, टीम बिल्डअप करूंगा। जब वो टीम बिल्डअप हो जाएगी और वो एक प्रैक्टिस एरिया इवॉल्व हो जाएगा तो उनको हैंड ओवर कर दूंगा, सारा कुछ उसके अंदर रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग जो है उनको दे दूंगा। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड अप अ वर्टिकल एंड अ टीम। आपका मानना क्यों होना चाहिए 10 टीम 10 मेंबर शुरू करते हो, अपने 100 मेंबर की टीम बिल्डअप करनी है। आप जितनी बड़ी फर्म्स देखेंगे हजारों में लोग हैं, वो ऐसी बिल्डअप होती है। एक वर्टिकल क्रिएट करते हैं, ग्रो करते हैं साइमल्टेनियसली, और उसमें लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, फ्रूट्स देके उसके अंदर उसकी जो लेबर के फ्रूट्स देके उनको अब दूसरे एरिया में जंप करते हैं। सर, अभी आपसे बात करते हुए एक चीज जो मेरे मन में आई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो कहीं ना कहीं क्लाइंट से ज्यादा अटैच हो चुके हैं, उनको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और इसी चक्कर में मोर देन 50% सर्विसेज, मोर देन 50% कंसल्टेशन हम फ्री कर रहे हैं। आप इस बात से सहमत हैं? मैं इस बात से 200% सहमत हूँ मोहित भाई। हम एक 2 प्रोफेशनल्स की एक कैटेगरी लेते हैं हम लोग, एक CAs हैं, एक लॉयर्स हैं। आपको पता है जो लॉयर्स हैं, फाइल खोलने से पहले
फीस कहते हैं कि फीस दे दें, वो फाइल तब खोलते हैं, कोर्ट में तब जाते हैं बिल्कुल, जब तक उनका डीडी नहीं आता, हम्म। डिमांड ऑफ पेमेंट आरटीजीएस नहीं आती। और हम सीएस क्या करते हैं, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, फर्स्ट टाइम भी आता है, हम कहते हैं सर ये तो घर की बात है, हम कर लेंगे। वो फीस पूछता है हमारे से क्लाइंट कि सर आपकी फीस क्या होगी, हम कहते हैं हमारी स्टैंडर्ड लाइन ये है कि सर घर की बात हम कर लेंगे। इसके बाद क्या होता है, हम ये चीज करते करते ना, जो एक 50,000 की सर्विस है वो 10,000 में देनी शुरू करते हैं। हमारे को फीस अक्रू नहीं होती, हम सोचते हैं कि अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो कोई और सीए कर लेगा, हमारे से कम में कर लेगा, और जो हो रहा है हमारी फील्ड में। इसका सोल्यूशन मैंने तो एक जो खुद अपने निकाला, मैं आपसे शेयर करता हूँ एग्जाम्पल। 2016 में हमारी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे आ गई, मेरे फादर साहब के जाने के बाद। हमारे पास उस टाइम 900 फाइल्स थी ऑडिट और इनकम टैक्स की। आपको पता है मैंने क्या किया उसके अंदर, क्योंकि मुझे देखता था कि सारा मेरे कंधों के ऊपर बोझ है, तो तकरीबन 60% जो प्रैक्टिस थी मेरी, वो फाइल जो थी मैंने अपने क्लाइंट्स को वापस कर दी। 60% क्लाइंट्स, मतलब कि बहुत मुश्किल है इसको बिलीव करना। वो क्लाइंट्स कैसे थे, या तो कई बहुत सारे फ्री के थे, या जिनकी फीस बहुत कम थी, या जो पेमेंट बहुत डिले करते थे। उससे क्या हुआ, मेरा सिर्फ 40% काम मेरे पास रह गया। और मैंने क्या किया, जब नुकसान होता है आपकी फाइलों को, होता है फीस का नुकसान होता है, आपको थोड़ी सी पेन होती है, आप क्या करते हैं, आप बेसिकली क्या करते हैं, मार्केट में फिर जाते हैं फील्ड में। आपको कोशिश होती है कि आप नए क्लाइंट्स लेके आए जो उनकी भरपाई करें। भगवान की कृपा रही है, पेरेंट्स का आशीर्वाद रहा है। तो जब मेरे को ये दिक्कत आई 16 में, इतना नुकसान हुआ, मैंने फील्ड में निकला, अच्छे अच्छे लोगों से मिला। आप मानेंगे मेरे ख्याल से मैंने 10% वर्क ऑरिजिनेट किया, और वो 10% वर्क ने 60% की भरपाई कर दी। मतलब ये मानना मुश्किल है, और ये हुआ एक्चुअल मेरे साथ आज की डेट में भी हो रहा है। अब मेरा क्या है, मैं आईबीसी की प्रैक्टिस में 2017 में आया। उस दिन से क्या हुआ, मेरे सारा जो मेरा वर्किंग थी वो लॉयर्स के साथ होगी। कोई एनसीएलटी का लॉयर है, कोई हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है। अभी पिछले महीने की बात है, मेरे एक केस में सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, मैं अपीलेंट हूँ। तो जो वकील हैं, किसी इंट्रोड्यूस किया, वो कहते हैं मैं आपका केस देखूंगा, पर 4.5 लाख रुपए की आप मुझे पहले आरटीजीएस करो, फिर मैं फाइल खोल के डिस्कस करूंगा। राइट सर। अभी क्या हुआ है कि हमारे को सीएस को हम गलती क्या कर रहे हैं, देखो हमारे साथ कोई, हम किसी से इमोशनली अटैच्ड हैं, कोई हमारा फ्रेंड है, कुछ है, हम उसमें एक ही काम कर सकते हैं, या तो उसका काम आप फ्री कर दो बिल्कुल, या आप उसको बोलो कि ये प्रोफेशनली काम करूंगा तो मेरी फीस ये होगी। राइट। आप मान के चलें कि एक बार उसको शायद हो सकता है बुरा लगे, बट एक बार उसकी आपकी फीस आपके हिसाब से आ गई ना, उसको पता चल जाएगा कि उसने आपके साथ कैसे चलना है, जो लॉयर्स करते हैं नॉर्मली। राइट। सो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, 2 ही तरीके हैं चलने के लिए मोहित भाई। या तो आप किसी काम फ्री में कर दो, या जो आपकी प्रोफेशनल फीस बनती है आप उसको लो। दूसरे व्यक्ति को बुरा लगेगा थोड़ी देर के लिए, पर वो आपके साथ बिल्कुल सिमेट्री में आ जाएगा कि मोहित भाई का काम करने का तरीका प्रोफेशनल है। अगर मुझे इनसे प्रोफेशनल सर्विस लेनी है तो अपनी फीस लेके हिसाब से काम करेंगे। हम लोगों को जितनी हमारी प्रैक्टिस है, हमारे को ना उसकी रीवर्किंग करनी पड़ेगी, उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, लेनमेंट करनी पड़ेगी। जितना काम आपको लगता है कि आप के देखने के लिए नहीं है जरूरी, फ्री का काम है, बिलो दी एक्सपेक्टेड फीस है, उस काम को ना मेरी कोशिश है कि निकाल के साइड पे करके आप फ्रेश वर्क जनरेट करें, वैल्यू एडिशन करें, थोड़ा सा वैल्यू चेन में ऊपर मूव करें, नई प्रैक्टिसेस हायर करें। आप देखेंगे आपकी प्रैक्टिस जो है टर्न अराउंड, जो मोस्टली लोगों की है, वो प्रैक्टिस इसी तरीके से टर्न अराउंड होती है। आप हरीश सालवे का एग्जांपल लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ऑडिटिंग करते थे। उन्होंने देखा कि ये ऑडिटिंग जो है मेरे लिए मतलब कि रेम्युनेटिव नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीईओ पे ड्रॉप किया, लॉयर थे वो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस कर दी। आज के डेट में वो मतलब कि मैं पीछे देखा था, उनका इंडेक्स का केस लगा, 550 करोड़ की प्रैक्टिस है उनकी साल की, हरीश सालवे जी की। दिस इज हाउ यू मूव द चेन, वैल्यू चेन, कि आपको जो लो पेइंग वर्क है ना, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। आपको इमोशन को प्रोफेशन से निकालना पड़ेगा। या तो आप इमोशनली चल लो या प्रोफेशनली चल लो, आप बीच में नहीं चल सकते। आपको इधर साइड ऑफ द कर्व आपको डिसाइड करनी पड़ेगी आपको। तो ये थे हमारे साथ सीए नितिन बांसल जी इन हाउ टू बिल्ड अ सीए प्रैक्टिस इन 8 फिगर्स। आई नो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया और बहुत कुछ अभी रह गया होगा। आई ट्राई कि जल्दी ही ऐसे ही अच्छे स्पीकर्स के साथ हम सेशन करें और इन डेप्थ में इन चीज़ों को डिटेल में सीखें। बने रहे मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।